Meet NNNJ. Meet. तो ठीक है गर्ल्स, अब जो कोई आएगा Speech mode. तो Speech आता mode रहेगा, beeps. हम साथ में पढ़ते भी हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको क्लास कोड बता रही हूँ, उसे नोट कर लो ताकि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे। एक चीज और, आपको मेरी ठीक से आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ कि जो क्लास का वो वाला कमेंट बॉक्स होता है जहां पर आंसर का ऑप्शन नहीं होता है ना, सिर्फ रिप्लाई का होता है। तो आप एक सेमेस्टर मेरे से पढ़ चुके हैं तो ये तो खैर जानते ही हैं कि वहां पर आपको रिप्लाई नहीं देना होता किसी भी क्वेश्चन का। वहां पर मैं वो सूचनाएं डालती हूँ जिन्हें आपको जान लेना है। बस मान लो मैंने कहा कि प्लीज गर्ल्स, आप लोग जिन्होंने भी नहीं दिया है वो अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी सबमिट करें। तो ये तुम्हारी जानकारी के लिए है। वहां पर रिप्लाई मोड में जाके आप कुछ ना लिखें, क्योंकि इतना कहाँ टाइम होता है कि हम देखते रहें कि किसने क्या रिप्लाई दिया है। हम तो ये मानते हैं कि हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार जो भी हमारे पास क्लास होती है, आप आएंगे और उसी में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हमसे शेयर करेंगे। और वैसे भी मैसेजों में कई बार प्रॉब्लम क्लियर होती ही नहीं है। आप बता रहे हो, फिर मैं कुछ जो भी बता रही हूँ वो आपकी समझ में नहीं आया, जो आप बोल रहे हो आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो। मैं समझ भी लूं, समझ के मैं उत्तर भी दे दूं तो वो आपको क्लियर नहीं हुआ। तो बातचीत करने से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप अपनी क्लास में आके शेयर करो मुझसे। दूसरा, वहां पर आप अपने क्वेश्चन जब भी वहां पर कोई लिखो क्वेश्चन या सूचना कहेंगे, वो क्वेश्चन की जगह नहीं है, वो सूचना की, नोटिस की जगह है। जैसे कोई नोटिस लगा दे तो वो नोटिस वाली जगह है। तो आप तभी कोई चीज वहां पर लिखो जब आपको लगे कि लॉन्ग टाइम तक इसको यहाँ पर सबके लिए रहना चाहिए। जैसे मान लो आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई अच्छा सा वीडियो हो या कोई मैसेज हो, जैसे आप चाहते हो कि सारे साथी आपके पढ़ें और ये यहीं पे पढ़ा रहे ताकि जब जिसको पढ़ना हो तो पढ़ सके, तो वहां पर डालो। ऐसे ही कुछ भी लिखने के लिए जो टेम्परेरी है या सबके काम का नहीं है, नहीं लिखो। नहीं, वहां ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। उसके लिए आपका व्हाट्सएप का ग्रुप तो है ही। तो आप कम से कम ये बात तो मेरी समझ रहे हैं ना कि वहां पर अनावश्यक चीजें नहीं लिखनी है। अपनी अपनी बातें भी नहीं लिखनी है, मतलब चैटिंग टाइप की। और वहां पर कुछ भी रिप्लाई में नहीं लिखना है जो मैं वहां पर आपको सूचित करने के लिए डालती हूँ। चलिए, क्लास कोड नोट कीजिए। कोई भी लेटर वो नहीं बनाना, कैपिटल नहीं करना, और सारे लेटर स्मॉल हैं। जेड, जेड फॉर जेब्रा। एम, एम फॉर मंकी। यू, यू फॉर अम्ब्रेला। 2 नंबर वाला, 2 नंबर। आई, आई फॉर इंक। जी, जी फॉर जिराफ। एम, एम फॉर मंकी। 7 लेटर पूरे ठीक से नोट कर लिए? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस पे क्लास ज्वाइन कर लेना। और अगर ये बता भी देना ग्रुप में कि हमें क्लास कोड मिल गया है और हमने ज्वाइन किया है, तो जो लड़की ग्रुप में है और अगर वो पूछे तो बता देना। लेकिन ये पहले की तरह ही मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि ये कोड अपने सेक्शन के अलावा और किसी से शेयर नहीं करना। देखो, शेयर करने से क्या होता है कि वो
उसका कुछ भला भला तो होता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ डिस्टर्बिंग चाहे तो क्रिएट कर सकता है और ना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका क्या भला होना है जुड़े रहने से। तो बेकार में वो आपको कंफ्यूज करता है और आप उसको कंफ्यूजिंग के लिए बेकार या फिर कोई डिस्टर्बिंग करना चाहे तो इसके लिए आप लोग उसको इनवाइट कर लेते हैं अपने सेक्शन का लिंक या कोड कुछ भी शेयर करके। तो किसी को शेयर ना करें, ठीक है। ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और वार्निंग भी दे रही हूँ। अगर किसी ने ऐसा किया तो फर्स्ट ईयर में तो फिर भी माफ किया, सेकेंड ईयर में 1 साल बाद भी आप सोचो उसी तरह माफ करो तो फिर और गुस्सा आता है। कोई ऐसा ना करे। पिछली बार बहुत ज्यादा लिंक शेयर करे गए, उसकी डिस्टर्बिंग हमें झेलनी पड़ी, जबकि तुम्हारे बाद किसी भी क्लास में वो जो वीडियो वीडियो बजाने की डेक बजाने की घटनाएं सिर्फ तुम्हारी क्लास में हुई है। इसके अलावा किसी भी क्लास में किसी भी सेक्शन में उस समय से आज तक नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी ही क्लास ने शेयर किए थे लिंक। और इसी में पता नहीं कौन कौन से स्टूडेंट इसमें भी क्लासरूम में भी जुड़े, जिनका कोई काम नहीं था। और इसी कारण पता है एक काम और हुआ कि जो मैंने यूट्यूब लिंक बनाया था वहां पर भी कुछ ऐसे लड़कियां या लड़कियों के नाम पर पता नहीं किन के हाथ में यूट्यूब का लिंक लगा कि जहां पर मेरे लिए बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए गए और जो सीधे वो पता नहीं कौन से ऑप्शन को लेकर के किए गए, जिससे कि मेरे पास मेल भी आए और फिर उनको चेक करके उनको ब्लॉक कराने के लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ी। और वो भी कमेंट्स ना क्या करा गया कि पहले जैसे अंग्रेजी या हिंदी जिसमें भी लिख लिया होगा और फिर किसी ऐसी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करके डाला गया कि मुझे समझ भी ना आए। लेकिन जब उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करके देखा गया तो बहुत ही गंदी गंदी चीजें लिखी हुई थी मेरे लिए। ओबियसली वो कोई लड़की के काम नहीं थे, पर किसी लड़की के ही द्वारा किसी गलत व्यक्तियों को वो लिंक मिला मेरा। मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि ऐसा काम कोई नहीं करना, और ऐसा काम करने वाले होते एक दो हैं, लेकिन नाम पता हो तो मैं तो बिल्कुल सामूहिक रूप से बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँ, मैं सीधा उसका नाम लेके बोलूं, लेकिन अब मालूम नहीं है तो इसलिए भी मैं सबको सुनना पड़ रहा है। और एक आध जैसे लड़कियों का नाम मालूम भी है तो अब तुम आयो, मैं दोबारा से तुम्हें डांटना तो नहीं चाहती ना, तो इसीलिए नाम ले भी नहीं रही हूँ। तो अपना ध्यान रखना कि इस तरह के काम ना करो। ये सब पढ़ने लिखने के डिसिप्लिन में ही आता है, नहीं तो पढ़ने लिखने क्या फायदा। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे तो अच्छे नागरिक भी तो नहीं बन पाएंगे भविष्य में। चलिए, अब हम मोस्टली गर्ल्स आ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं। कोड सबको नोट हो चुका है ना? Yes, ma'am. ओके, तो हमें पढ़ना है मलबे का मालिक। मलबा तो आप सब जानते ही हैं, जो घर गिर जाता है तो उसका जो वेस्ट ऑफ मटेरियल होता है, जो एक रेत मिट्टी ईंटों का ढेर सा बन जाता है, उसे मलबा कहा जाता है। अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कहानी, इसके बाद कहानी को मैं आपको प्ले करके भी सुनाऊंगी। मैम हाँ, मैम एक लड़की को ज्वाइन नहीं हो रहा कनिक का। नहीं हो रहा। एक मिनट में जो जो का सिग्नल मिल रहा है मैं कर तो रही हूँ, एक बार Speech और mode देखो। talk. Button admit all. Button admit dialogue 1 or button leave call. हो गया, कनिका आ गई। Toggle button यहाँ not. पर जो लोग यस मैम हो गई ज्वाइन। ओके गैस जल्दी आए। One or more देखो people अभी want भी to join. लड़कियां आती Button आ रही है, admit. पढ़ाने का मूड ही नहीं Button बनाने दे admit. रही है, तो इसीलिए इनको, Button change. जबकि एक सेमेस्टर आप लोग पढ़ चुके हो, मेरा नेचर जानते हो कि मैं पढ़ाने के मूड में आ जाऊं यस तो मैम। फिर ज्वाइनिंग, पर लड़कियां समझ नहीं रही इस चीज को। बात तो ये है ना। अब देखो मैं बिल्कुल मलबे के मालिक को पढ़ाने के उसमें जा रही थी और फिर कुछ को ज्वाइन किया, लेकिन दूसरे दूसरे आते जा रहे हैं। खैर फिर से Speech mode off.
मैं Speech mode beeps. पढ़ाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स देखो टाइम पे आओ। तुम्हारा पहला लेक्चर इस बार टाइम टेबल मतलब बढ़िया लग रहा है। एक तो 2-2 घंटे है, पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, पढ़ के उठे हैं। दूसरा पहला ही लेक्चर है, तुम ये भी नहीं बोल सकते कि मैम फलानी मैम ने हमें छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे मत करो, अच्छे स्टूडेंट बनो। तुम मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट हो, तभी तो देखो दोबारा से तुम्हें लिया मैंने। तो ऐसे मत करो, ठीक है? तुम ऑनलाइन टाइम के सबसे अच्छे और सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो मेरे। इससे पहले तो ऐसा ऑफलाइन में तो अलग ही बात होती थी, स्टूडेंट रोज फेस टू फेस मिलता था, तो उसमें फेवरेट तो बहुत बन जाते थे। लेकिन ऑनलाइन में जहां मिल नहीं पा रहे हैं वैसे में गैप खत्म करना आसान नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल गैप नहीं रखा, तुम ही को सबसे ज्यादा पढ़ा रही हो, है ना? चलो फिर से पढ़ते हैं। तो मलबे का मालिक पहले मैं समझा रही हूँ, इसके बाद कहानी प्ले करूंगी। इस बीच में जब अभी मैं समझा रही हूँ तो अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। जब कहानी प्ले करूंगी तो आप लोग अपने सामने नोटबुक रखना, जो भी क्वेश्चन हो नोट करते जाना, और इसके बाद एक सब अपनी अपनी क्वेश्चन जो भी हो वो पूछ लेना। आज मेरे ख्याल से मलबे का मालिक पूरा हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे हैं। फिर भी अगर रह गया तो फ्राइडे तो है ही। चलिए, तो मलबे का मालिक फिर से कहानी शुरू करते हैं। देखिए गर्ल्स, दीपिका ने कहा था कि समझ नहीं आया। तुम ऐसे बहुत लड़कियां होंगी जो पढ़ा तो होगा, रीडिंग की होगी, लेकिन उसको अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। अच्छा, मैं पर एक चीज पूछना चाहूंगी। एक न्यूज चली थी पीछे, काफी वायरल हुई थी, कानपुर की घटना। अगर मैं सिर्फ कहूं कानपुर की घटना, तो कुछ याद है कानपुर का? कुछ मालूम है? गर्ल्स रिस्पॉन्ड करो। मैम किससे रिलेटेड थी? हम्म मैम किससे रिलेटेड, रिलेटेड? अगर मैं रिलेटेड बता दूं तो फिर खाली कानपुर कहने का क्या फायदा? अच्छा चलो, एक शहर का और नाम लेती हूँ। ये बिल्कुल अभी करंट की बात है। कानपुर की करंट नहीं है, थोड़ा सा 10-15 दिन शायद हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल करंट है। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है एक, इंदौर। अगर मैं इंदौर का नाम लूं तो कोई घटना है आपकी जहन में जो आपको इंदौर में ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए? न्यूज व्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो, खाली सीरियल देखते हो? मैम हमारा तो टीवी बंद है तो कुछ भी नहीं देख पाते अभी तो। वैसे अच्छा ही है, टीवी वाले कुछ सिखा तो रहे नहीं है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो नहीं भी देखते हो तो अच्छा ही है। चलो मैं बताती हूँ। पीछे कानपुर की जो घटना है, वो घटना ये है कि जो हमको मालूम है हम वो बता रहे हैं, क्योंकि मैं कानपुर में तो हूं नहीं, दिल्ली में बैठी हूँ। और दिल्ली में भी मैं अपने घर के बारे में जानती हूँ, सब जगह का तो मुझे भी नहीं पता ना। घर में बैठ करके पढ़ा रही हूँ, बाहर कहीं कुछ घट रहा हो तो मुझे वही पता चलेगा जो मुझे कोई बताएगा, है ना? तो इसी तरह कानपुर है। कानपुर में कोई रिक्शे वाला मुसलमान था, जिसे कुछ लोगों ने, जिन्हें कहा जाता हिंदू लोगों ने बुलाया और मारने लगे। उसकी बच्ची उससे लिपट लिपट कर चीख कर रो रही थी, क्योंकि अपने पिता को पिटते देख करके कौन बच्चा नहीं दुखी हो जाएगा, कौन बच्चा नहीं घबरा जाएगा, है ना? पूरी बात नहीं पता, ये समझ थोड़ा सा पता चला था लोगों के साथ बातचीत में ही, कि शायद जो रिक्शा वाला था उसकी भाभी का और जिन लोगों ने मारा था उनमें से किसी एक की बीवी का कुछ झगड़ा हो रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि शायद कुछ बाइक को रखने के लेकर था, या कोई बाइक वाइक की टक्कर वक्कर लग गई थी, कुछ ऐसा था।
तो जो भी था, लेकिन जिसको मारा गया था ना, उसका शायद कुछ नहीं था उसमें रिलेशन। ये हो सकता है कि अपनी भाभी के बीच में कुछ बोला हो, जो भी हो, पर कारण हो सकता है कि कभी कभी कोई गलत भी बोलता है। हमारे यहाँ सोच समझ के बोलने की आदत तो है नहीं, तो हो सकता है कि बोला ही हो कुछ गलत। किसने गलती बोली, किसने गलती की, ये अलग बात है। लेकिन बात ये है कि क्या किसी को इतना अधिकार है कि कोई किसी को मारे पकड़ के इकट्ठा होके, और कहो इतना मारे कि चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, चाहे मर जाए, जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं पीछे बहुत हुई। और ऐसा नहीं है, कभी कोई किसी के साथ करता है, कभी कोई किसी के साथ, कभी हिंदू मुसलमानों के साथ करते हैं, और कभी मुसलमान। हिंदू मुसलमान का झगड़ा हमारे यहाँ बहुत समय से चलता ही जा रहा है, दशकों से। आखिर क्यों चलता जा रहा है? हम चाहें तो आपस में प्रेम से रह सकते हैं, पर कुछ असामाजिक तत्व जो फायदा उठाते हैं इन चीजों का, वे इस तरह की हवा देते रहते हैं। मुसलमानों में भी ये चीज की जाती है, हिंदुओं में भी की जाती है, और दोनों में कुछ शरारती लोग होते हैं। हालांकि आम जनता जो दिन भर कमाती है और रात में थक करके ऐसे सो जाती है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि बिस्तर कैसा है ना, जमीन है कि पलंग है, पंखे की हवा में सो जाते हैं, छत में सो जाते हैं, ये फर्क नहीं पड़, जैसी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट हो लेते हैं। दिन भर कमाना और रात में थक के सो जाना, कभी कम खाना कभी भरपेट खाना, जिनकी जिंदगी है। अब मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी लड़ाइयां चाहते हैं। चाहती जनता हमारे यहाँ, लेकिन इतना गुमराह करके रखा जाता है। और कुछ लोग जानबूझकर पढ़ने लिखने के बाद भी गुमराह रहते हैं कि सरकारों से बिजली, पानी, सड़क, रोजगार की मांग की बजाय मुद्दा बनता है मंदिर जरूर बनना चाहिए, इस बार कांवड़ यात्रा जरूर होनी चाहिए। मतलब तीर्थ और पूजा पाठ और ये धर्म भगवान, इन चीजों में उलझकर अपनी जो मनुष्यता की जरूरतें हैं, जो एक इंसान की जीवन को आगे बढ़ाने वाली जरूरतें हैं, उनसे फोकस हटाते हैं। तो ये आज की नहीं, बहुत पहले से चली आ रही। इसी तरह इंदौर की जो मैंने घटना बोली, इंदौर में कहते हैं कि कोई मुसलमान ही था जो हिंदू नाम भी रखा था उसने। उसको सिर्फ इसलिए मारा गया कि ये सावन के महीने में वो चूड़ी बेचने आया था। उनको हमारी बहन बेटियों के तू हाथ छुएगा ये चूड़ी पहनाने के बहाने। तो ये भी तो हो सकता था कि उससे कोई चूड़ी ना पहनता अपने अपने घरों में। आप लड़कियों को अगर आपके पापा आपके भाई बोले कि इससे चूड़ी आपको नहीं पहननी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ये कह पाएगी अपने घर में कि मैं तो इसी से चूड़ी पहनूंगी। कह सकता है कोई? कोई लड़की ऐसा, हालांकि मन में भले सोचे कि पापा दिक्कत क्या है उससे चूड़ी पहनने में, लेकिन जिद करके उसी से चूड़ी पहने, क्या ऐसा कोई लड़की कर सकती है पढ़ने लिखने के बावजूद भी? आपको लग नहीं नहीं कर सकते? तो ये कर सकते थे, लेकिन उसको सामूहिक तौर से मारा गया। तो ये चीज गलत है। अब बात ये जो कहानी है, ये उस समय की कहानी है कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। उससे पहले ये सब डिसाइड हुआ कि अ, दो पार्ट बन जाएं, नहीं तो हिंदू मुसलमान एक साथ मिलके नहीं रह सकते फलान। हालांकि मिलके रह सकते थे, इससे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई भी तो मिल करके शुरू की। बीच बीच में मतभेद होते रहे, लेकिन मतभेद के बावजूद दोनों का उद्देश्य तो एक ही था। लेकिन कहाँ से गलतफहमी किसने शुरू करी? मेरा अपना मानना है कि उन्हीं लोगों ने शुरू करी जिन्हें नेता बनने का शौक था। तो उन्होंने सोचा कि ये ना नेता बनने पाए, कहीं ये हमें बनने ना दें, ये हम पर हावी हो जाएं।
तो किसी ने सोचा नहीं नहीं ये भी हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, शायद हम सत्ता में कम काबिज हो पाए। तो इन्हीं स्वार्थों के चलते दो देशों की डिमांड करी गई। तो स्वतंत्रता मिलने से पहले दो देश बने। आप सब जानते हो कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इसके बाद दूसरे दिन फिर हम मनाते हैं 15 अगस्त को। तो दो पार्टीशन हुए। लेकिन इससे पहले वहां पाकिस्तान जो बनना था उनको कहा, वहां पर जो हिंदू लोग थे उन्हें कहा गया कि आप चाहें तो वहां चले जाएं, हिंदुस्तान चले जाएं। यहां से भी ये कहा गया कि जो जाना चाहते हैं चले जाएं, जो नहीं जाना चाहते वे ना जाएं। लेकिन यही हुआ ये कि बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे लोग नहीं गए। जो लोग चले गए तो वे चल संपत्ति तो ले जा सकते थे, जैसे पैसा, जेवर आदि। लेकिन जो अचल संपत्ति होती है जैसे घर, खेत, ये तो कोई ले नहीं जा सकता। तो कोई बेच गया, कोई नहीं बेच गया, कैसे भी चला गया, कोई नहीं चला गया। तो जो ये है, क्या नाम है उनका, गनी करके जो नाम है, वो पूरा नाम मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा। तुम्हारे सामने अगर किताब खुली हो तो करेक्ट नाम बताओ। तो वे चले गए पाकिस्तान। समझ रहे हो मेरी बात? उस समय जब ये बात कही गई तो वो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम भी चलो। तो उसी समय नया नया घर उन्होंने बनवाया था। उन्होंने कहा, तो उनके बेटे ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। इतना बताओ, घर इंसान पता है जिंदगी भर की मेहनत से, बड़े मुश्किल से अपने जो जोड़ा होता है वो भी, और थोड़ा बहुत कर्जा लेके करना पड़ता है, तब जाके घर बनता है। घर बनने के बाद कौन चाहता है कि अपना घर छोड़ दें? तो उसने मना कर दिया जाने से। फिर पिता ने शायद हो सकता है संदेह भी व्यक्त करा हो कि ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सारा मोहल्ला हमसे प्रेम करता है, सारे मोहल्ले से हम प्रेम करते हैं, इतने भाई भाई की तरह रहते हैं, तो कौन कुछ कहेगा। यहाँ कोई डर नहीं है क्योंकि हमारा तो पूरे मोहल्ले से बढ़िया एकता बनी हुई है। उनका बेटा नहीं गया, उनकी दो लड़कियां भी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में उसकी हत्या कर देता है रकीब पहलवान। तो 7.5 साल बाद जब एक खेल टीम के साथ वो आता है तो उसको पता तो चल ही चुका होगा कि उनकी हत्या कर दी गई है। अब हत्या भर की बात पता चली, लेकिन उसके घर को जो आग भी लगा दी थी ये नहीं उसको पता। तो वो सोचता है कि अब जो कुछ होना था वो तो हो ही गए हैं, वो तो मुझे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं अपना घर ही देख लेता हूँ। तो घर जब देखने के लिए जाता है बीच में उसको मनोहर मिल जाता है। उसको पहचान भी नहीं होता, 7.5 सालों में इतना कुछ बदल गया है कि वो अपना घर ही नहीं ढूंढ पाता है। तो जब मनोहर मिलता है वो उसको दिखाता है कि ये है तुम्हारा घर। तो हैरान हो जाता है, ये क्या, ये मलबा? तो कहते हाँ बस ये मलबा ही है, क्योंकि आग लगा दी गई थी। उसे नहीं पता कि ये सब कुछ रखे पहलवान ने ही किया है, उससे क्योंकि बहुत अच्छी मित्रता थी। तो जब वो रके पहलवान मिलता है उसको, तो वो उसी से कहता है पहलवान देखो क्या क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया, तुम्हारे रहते कैसे हो गया, तुमने रोका नहीं। जो कुछ भी वो कहता है वो रुला देने वाला है, क्योंकि वो खुद नहीं सोच सकता कि ये सब उसी ने किया होगा। और इस बीच में जब वो वहां खड़ा है तो वो देखते हो एक लड़की आती है और अपने भाई को जबरदस्ती ले जाती है और कहती चुप हो जा खसमुट खाने, नहीं तो मुसलमान पकड़ के ले जाएगा। तो इस तरह की दहशत किसने फैलाई?
किसने बताया कि मुसलमान पकड़ के ले जाएंगे, मुसलमान मार देंगे? आप कहोगे कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं, फलानी फलानी जगह मुसलमान ने किया, हो सकता है मुसलमानों ने किया हो, लेकिन मुसलमानों को कौन ये सब करने के लिए कहता है? कौन भड़काता है? कौन मस्जिदों में उन्हें गलत चीजें सिखाता है? कौन है? दोनों ही धर्मों में कोई तो है जो अपने अपने धर्म को दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काते हैं, गलत चीजें बताते सिखाते हैं। अब बचपन से अगर यही चीजें सिखाई जाएं तो बड़े होते होते व्यक्ति का वैसा ही माइंड बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं में जातीय भेदभाव है, उनको वो फलाना है, उन्हें छूना नहीं है, उनके साथ खाना पीना नहीं है, उनके साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं है, उनके घर नहीं जाना है, उनको घर नहीं बुलाना है, अगर बुला भी लिया है तो अलग बर्तन में खाना देना है, कई तरह के। और कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उनको गाली गलौज करके बताना कि तुम तो यही हो, तो मतलब बल्कि नीची जातियों के नाम पर गालियां तक हैं, जैसे स्त्रियों के नाम पर गालियां हैं। यहाँ स्त्री पुरुष का भेदभाव अलग विद्यमान है, ऊंची नीची जाति का भेदभाव अलग विद्यमान है। अब यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं तो धार्मिक भेदभाव भी विद्यमान है। हालांकि ये सब चीजें स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के द्वारा, प्रचार के द्वारा खत्म की जा सकती थी, खत्म करने के प्रयास भी किए गए हैं। हमारा संविधान इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं देता कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए, लेकिन लोग अपने अपने स्तर पर ये चीज करते रहते हैं। और टाइम टू टाइम राजनेता लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी चीजें करवाते रहते हैं, ताकि क्योंकि उनका काम समस्याओं को खत्म करना नहीं, उनका काम समस्याएं क्रिएट करना है, ताकि व्यक्ति उनमें उलझा रहे, उनसे ये ना कहे कि हमारे लिए और स्कूल खोलो, हमें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिल रहा है। कोई ये ना कहे अच्छे अस्पताल खोलो, हम लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ठीक से, बहुत महंगी हैं। कोई ये ना कहे हमें नौकरी दो। तो इस तरह की जो बेसिक चीजों से वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। अच्छा, वो तो चलो भटकाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम भटकते क्यों हैं? हम पढ़े लिखे मूर्ख क्यों हैं? ये समझने की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा बढ़ी, शिक्षा लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, लेकिन शिक्षा ने वो भूमिका क्यों नहीं निभाई जो होनी चाहिए थी? और इसका कारण यही है कि बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्य कमजोर पड़े हैं। हमारे पेरेंट्स को पेरेंटिंग की एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। बच्चे पल रहे हैं, सीख रहे हैं अपनी अपनी मर्जी का। कोई जितना लोग ये सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, सबके पैर छुओ, सबका आदर करो, वहीं पर इस बात पे कभी ध्यान नहीं देते कि जिसका आदर करना है वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि उसके मन में उसका आदर कम हो जाए। अगर पेरेंट्स कहते हैं झूठ नहीं बोलो तो खुद वे भी तो झूठ ना बोले, लेकिन कई बार बच्चे देखते हैं कि वे तो झूठ बोल रहे हैं आराम से, और जब हम झूठ बोले तो डांट पड़ जाएगी। जब बच्चे से गलती हो जाए तो उन्हें डांट पड़ जाएगी। और अगर वही गलती किसी ऐसे काम के लिए की गई है जो उनको पसंद है तो वही वाह वाह शाबाश बहुत हिम्मत पर। ऐसे ही समझ लो, अपनी लड़की तो बोल्ड होनी चाहिए, खूब सबको सहन करे, लेकिन अपने पेरेंट्स को जवाब ना दे, ठीक है। और बाकी जब वो ही ससुराल जाती है तो वहीं पर बहू और बेटी में अंतर हो जाता है। जैसे दामाद तो ऐसा चाहिए जो बेटी को खूब हमेशा घुमाए फिराए, बाहर खाना भी खिलाए, उसकी शॉपिंग भी कराए,
सैलरी भी उसको बल्कि ला के दे जब मिले आखिरी महीने की आखिरी तारीख में जब पेमेंट मिले, उसकी हर बात माने, प्यार करे, सब कुछ करे। लेकिन अगर वही काम उनका बेटा बहू के साथ करे तो ये तो जोरू का गुलाम है। तो इसी तरह की चीजें जैसे स्त्रियों को लेकर के की जाती हैं, फिर इसी तरह जातियों को लेकर के हम फलानी जाति हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ काम बड़ी जातियां करती हैं, जो निम्न जातियां मानी जाती हैं, जो एसटी एससी है ना, वो भी अपने में ऊंची नीची छोटी जाति ढूंढते रहते हैं, वो भी यही करते हैं, वो भी स्त्री पुरुष का भेदभाव वो भी करते हैं। तो ये जो भेदभाव की चीजें ना सब जगह विद्यमान कर दी गई हैं। एजुकेशन के थ्रू इसे अपनी संस्कृति, अपना संस्कार के नाम पर ये चीजें खत्म नहीं करी गई। जबकि कहा यह जाता है शिक्षा से चीजें बदलेंगी, शिक्षा से चीजें बदलेंगी। लेकिन जब आप शिक्षित होने के साथ साथ अगर किसी चीज के लिए मुंह खोलो तो फिर माना जाता है नहीं नहीं ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो हमारी परंपरा नहीं है, ये कैसे कर दिया, है ना। ये फिर राधा और कृष्ण मिलने जाते हैं और जाके फिर नाच गाना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुरली बजाते हैं, कोई नाचता है, कोई गाता है, सब अच्छा लगता है खूब झूम झूम के। लेकिन अगर अपनी लड़की किसी लड़के के पास पता चला गई थी तो कल से पढ़ने नहीं जाएगी, कल से बाहर नहीं निकल। अरे उससे बैठा के पूछो तो सही कि वो लड़का उसे क्यों अच्छा लगता है, चलो हमको भी मिलवाओ, हम भी देखें। और अगर वो लड़का अच्छा नहीं है तो उसे टाइम टू टाइम बताएं, बेटा देखो इस लड़के की ये बुराई ध्यान दी तुमने, ये अवगुण देखा तुमने, देखो वो ऐसा है, वो तुम्हें बाद में चीट करेगा, देखो ये चीज झूठ बोल रहा है वो। अरे तुम भी उसके लड़की के साथ हो जाओ, देखो जरा लड़की कैसे गलती करेगी। अगर अपने पापा और अपने भाई लड़कियों को दोस्त बना लें और उसके साथ हो जाएं तो मुझे लगता है कि कोई लड़की गलती ही ना करे, कोई लड़की गलती ना करे। इतनी बड़ी आफत ना आ जाए कि वो किस लड़के से मिल ली, किस लड़के से बात कर लिया, वो लड़की रात में क्यों सारी गोपियां रात में जाती हैं, ये सब कब क्यों लिखा गया, इसीलिए लिखा गया कि रात में ही तो टाइम मिलता है, दिन भर तो दिन दिन के इतने काम होते हैं, तो इंसान अपने मनोरंजन का जीवन, अपनी खुशियां अपने अनुसार रात में ही कर सकता है। तो ये चीजें हैं जो भेदभाव की शुरुआत अपने घर से होती है और फिर घर से होते होते मोहल्ले में, समाज में, सब जगह फैलती चली जाती है। तो दशकों से ये चीजें खत्म नहीं हुई, लेकिन जो युवा पढ़ रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों को सिलेबस में, उन्हें इससे सीखना चाहिए ये कि वे अब भविष्य के नागरिक हैं और वो अपना भविष्य एक अच्छा भविष्य बनाएं। तो एक तो वो समाप्त करें, जब वो समाप्त करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा समाज मिलेगा जहां पर बेटी बेटा के नाम का फर्क नहीं होगा, बहू बेटे के नाम पे फर्क नहीं होगा। फर्क थोड़ा बहुत होगा, वो फर्क होगा कि अब मेरी उंगली में चोट लगी है तो जितना दर्द मुझे महसूस हो रहा है, अगर वही चोट दीपिका की उंगली में लगी है तो मैं सिर्फ हमदर्दी करूंगी कि सच में दर्द हो रहा होगा, पट्टी लगा लो, दवाई खा लो, काम मत करो, है ना। पर मैं वो दर्द नहीं होगा ना कि मेरे को लगे अरे रे 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 पेन किलर दे दो मुझे, है ना। तो पर महसूस तो करें ना हम, इतना ही फर्क रहना चाहिए। इतना फर्क नहीं रहना चाहिए कि हमें अच्छा लगे कि बढ़िया हुआ इसकी उंगली कटी, ये तो है इसी लायक, ये तो इस जाति की है, ये तो इस धर्म की है, ये तो स्त्री है। वो चीज नहीं होनी चाहिए, सभी मनुष्य हैं और कोई धर्म ना हो करके सिर्फ मानवता होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अगर अब इस कहानी को हम दोबारा पढ़ें तो हमें ये कहानी समझ आ जाएगी। अभी कोई क्वेश्चन है आपका तो फिर इसके बाद, नहीं तो फिर कहानी पढ़ेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? नो मैम। तो कहानी पढ़े हम। यस मैम। Yes, ma'am. अभी टाइम क्या, Yes, ma'am. अभी गर्ल्स टाइम क्या हुआ है?
मैम 9:40 9:40. 9:40। यस Yes, मैम। ma'am. तो फिर ऐसे करती हूँ कि 9:40 तो फिर अटेंडेंस भी रहती है, तो फ्राइडे। मैम 2 लेक्चर है ना, भी तो बहुत टाइम है। अच्छा 9:40 है ना, हमारा तो Yes, 11 बजे ma'am. तक है। यस यस, अरे थैंक यू, तुमने याद दिला दिया, मेरा पता नहीं कैसे दिमाग थोड़ा सा घूम गया। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, देखो मैं कहानी तुमको प्ले करके सुनवाती हूँ, और फिर इसके बाद तुम अपने क्वेश्चन नोट करते रहना, कहानी के जो संवाद होंगे, डायलॉग्स होंगे ना, उसके अनुसार जहां पर भी जो भी तुम्हारा क्वेश्चन हो, इसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा अरे की रुको जांघों को रुको, अपने घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भैया? बहुत पीछे हो गई। संपूर्ण नहीं हो गया। हिमांशु के दोनों तरफ किया जाता रहा, क्योंकि स्मृतियों और लगावों का देश सिर्फ नक्शा नहीं जिसे काट कर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता। आइए सुनते हैं मोहन राकेश संवेदनशील कहानी, मलबे का मालिक। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखना तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी जैसे वो शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेहदीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर मुखी भटियारिन की भट्टी थी जहां अब वो पान वाला बैठा है। ये नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजार में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता, वल्लाह कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सबके सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, वली ये मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंका से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे लोग आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं? सुना है शाहालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहां का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसों से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी।
बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहां ज्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थी, सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसा की वो आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वो आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बांसों में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया, और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वो हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही गली है जिसमें वो जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे, और कुछ फासले पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरी को गालियां दे रही। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीरे स्वर में अपने से कहा, और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पैजामे से बाहर निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वो अपनी जेब में से हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होंठ बिसूरकर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाह से पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमते हुए बोली, चुप कर खसमन खाने, रोएगा तो वो मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वो उसने अपनी जेब में वापस रख दिया। सिर से टोपी उतार कर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा दी। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, अब वहां एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी। वो कई पल धूप में उजड़े जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ से आया। बुढ़े को वहां खड़ा देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? 7.5 साल पहले तो इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिरागुद्दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। बुढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अकेला पहले निकलकर चला गया था।
यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए उसे एहसास हो गया कि ये बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियां, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ली। चलो तुम्हारा घर दिखा दो। गली में खबर इस तरह फैली कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वो मुसलमान उसे ले गया होता। ये खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी वो पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था। यह रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमगोइयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिरागुद्दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वो था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वो काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वो तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। ये मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। मनोरी ने उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाह को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गणेश छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर की ओर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक दरवाजे का जला हुआ चौखट ना जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ दो जली हुई अलमारियां थी जिनकी कालीन पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, ये बाकी रह गया है, ये? और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वो वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकल आई, हाय ओए चिरागुद्दीन। जले हुए किवाड़ का वो चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल तो खड़ा रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे थे। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वो छिपने के लिए सुराख ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 1-2 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उनमें चहमगोइयां चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिरागुद्दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वो सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वो मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा। कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया। कहा कि वो 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान इन दिनों गली का बादशाह था। वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी के बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर जा बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखते हुए नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़े। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है भैंण के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले पाकिस्तान।
और जब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तबीन रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो ना जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वो आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहां वो ना किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना ही खुमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि ये सारी कहानी जरूर किसी न किसी दिन गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए रो रहा था। बोल चिरागदीना बोल, तू कहाँ चला गया ओए? ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया? और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया, या वो खुद ब खुद ही जाग गया। ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धोखने की सी आवाज निकली और उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर को फैल आया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा। मगर वो वहां बैठा है, लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा। बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की टांगे थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। मनोरी की क्या शामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ नहीं रहती। मनोरी गनी की बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखा को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घबराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, तूने पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीचे करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होंठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनी। गनी की बाहें फिर फैलने लगी।
पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देकर उसी तरह रह गए। वो पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गए। ऊपर खिड़कियों में चहमे गोलियां तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का। मलबा तो सरकार की मिल्कियत है। मरदूद किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे नहीं चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला पतला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ ये मिट्टी देखने आया। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल दिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वो कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोकर बोला। तुम लोग उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वो चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठ पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा जा रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला। मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहां साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वो जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं। भोले कबूतर ने ये नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब जान पर बनाई तो रखे के रोके भी न रुके। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांसों को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया, साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए। वो उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया तो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वो छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नजर से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमगोइयां चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का ताल्लुक कैसे खुश्क हो गया था। रखा किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा।
बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वो, रखे मरदूत का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आई, बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वो रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता था। मगर उस दिन वो वहां बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वो गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वो आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। भैंस को हटाकर वो सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी जैसे सुनाई दे रही थी। एक भटका हुआ कौवा ना जाने कहां से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाते कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को मां की गाली लेकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सीट पर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वो एक बार कान झटककर मलबे पर लौट गया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। मलबे का मालिक मोहन राकेश के रचना कौशल का प्रतिनिधि उदाहरण है। अगली कक्षा यस, तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है? नो मैम। No, ma'am. कहानी क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब इस पे अपना जो भी तुम्हारा व्यू है ना इस कहानी को पढ़ करके और वो लिख लेना अपने पास। तो फिर बाद में अगर इससे रिलेटेड कोई आंसर पूछा जाएगा तो आसानी होगी। और दूसरा क्लास कोड दे दिया है, क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पे भी भले क्वेश्चन थोड़े रुक के डालूंगी लेकिन कोई इंफॉर्मेशन होगी सिलेबस से रिलेटेड तो वहां पर डालूंगी ताकि तुम उसे भी देख सको। तो सब लोग क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। जो लड़कियां लेट आई हैं वो इस समय जो लड़कियां प्रेजेंट हैं और उन्होंने नोट करा है पहले से प्रेजेंट थी उनसे आपस में फ्रेंड्स में लेके ज्वाइन कर लेना। बेशक एक बार ग्रुप में लिख देना, मेरे ख्याल से तो अब सारी वही लड़कियां हैं जो पिछले सेमेस्टर में थी, और कह देना कि कोई अपने सेक्शन से बाहर शेयर ना करे। तो लिख दोगे तो सब लोग ले लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं अटेंडेंस ले लूं यस मैम। क्योंकि एक ही दिन में 2 चैप्टर तो पढ़ना नहीं चाहोगे ना, फिर समझने में भी एक मूड से दूसरे मूड में जाना पड़ेगा। अच्छा लेकिन आगे के लिए वो पढ़ के आना अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक नाटक है भारतेंदु का जो कि बहुत ही बढ़िया नाटक है और काफी सरल भी है, सरल भाषा में भी है। तो उसको पढ़ के आना आप लोग परसों के लिए हम नाटक पढ़ेंगे। Opt to 6 desktop. Attendance register 1 अटेंडेंस 2021. ले लूं गर्ल्स?
Attendance register Yes, 12021. Ab G4. Excel Classic settings are loaded. The escape. All. At class F4. Ab G4. Blank H4. Ab G4. Blank H4. BA Prox M3. Blank J4. 225 1 201,003. Blank roll H5. number 3, present ma'am. 1 201,005. 5, Blank H6. Present ma'am. 1 6, 201,006. Present ma'am. Blank 1 201,007. Blank 7, H8. 7 नहीं है ना, A. उसका तो नंबर भी कोई नहीं है, उससे 7 बागेश्वरी जुड़ चुकी है या नहीं जुड़ी है? मैम मैं बोल दूंगी उसे, वो मेरे कांटेक्ट में है। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो नंबर नहीं है ना, कंप्यूटर से ज्वाइन करती थी, तो हम उससे कांटेक्ट भी नहीं कर। यस मैम। मैम वो किसी भी क्लास में नहीं आती है, पूरी में नहीं आती है वो। कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन दे देना, बाकी तो उसकी मर्जी। ओके मैम। 201,008. 201,007. A. H8. 201,008. Blank H9. Present ma'am. 1 9, 201,000. Present ma'am. Blank H10. 201,010. Blank H11. Present ma'am. 1 201,012. Blank H12. A. 201,013. Blank H13. Blank HA. 201,015. Blank H14. A. 201,017. Blank H15. A. 201,018. Blank H16. Present ma'am. 1 201,023. Blank H17. Present ma'am. 1 201,024. Blank H18. प्रेजेंट मैम। 1 201,025. Blank 25, H19. Blank H19. A. 201,026. Blank H20. Present ma'am. 1 201,028. Blank H21. Blank H21. Present ma'am. 1 201,029. Blank H22. Blank H22. 1 201,030. Blank H23. Blank H23. A. 201,031. Blank H24. A. 201,032. Blank H25. Present ma'am. 1 201,033. Blank H26. Present ma'am. 1 201,034. Blank H27. A. 201,036. Blank H28. A. 201,037. Blank 37, H29. Blank H29. A. 201,038. Blank H30. प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अरे ये आवाज रिपीट हो रही है ना, एक ही की है ना, दो तो नहीं बोले ना। यस मैम। ठीक, 201,040. Blank H31. A. 201,041. Blank 41, H32. Blank Present, ma'am. H32. 1 201,042. Blank 42, H33. A. 201,043. Blank H34. A. 201,045. Blank H35. A. 201,047. Blank H36. Blank H36. A. 201,048. Blank H37. Blank H37. A. 201,049. Blank H38. Present 1 201,050. Blank H39.
A. 201,052. Blank. 52 H40. Blank. H40. Yes, ma'am. 1. 201,266. Blank. H41. 266 Present, ma'am. 1. 201,270. Blank. 270 H42. Blank. H42. Present, ma'am. 1. 201,272. Blank. 272 H43. Blank. H43. A. 201,275. Blank. 275 H44. Blank. H44. A. 201,277. Blank. H45. 277 A. 201,278. Blank. 78 H46. Present, ma'am. 1. Ma'am. 275 Asmata 201,279. present. Actually, Blank. my question H47. wasn't open. अच्छा लगा देती हूँ 201,277. इस A. इस बार अच्छी H45. लड़की बनना असाइनमेंट वगैरह सब देना बिल्कुल. हाँ पिछली बार नहीं किया था ना Yes, ma'am. 201,275. A. H1. 201,278. 1. 201,279. Blank. 279 H47. A. 201,282. Blank. 282 H48. 1. Present, ma'am. 201,284. Blank. 284 H49. Blank. H49. A. 201,285. Blank. 285 H50. A. 201,301. Blank. H51. 301 Present, ma'am. कौन 301 या 285 कौन प्रेजेंट बोला अभी Ma'am, 285. अच्छा 201,285. 1. 301 प्रेजेंट है 201,301. Blank. A. 201,302. Blank. 302 H52. Present, ma'am. 1. 201,303. Blank. H53. Blank. 303 H53. A. 201,305. Blank. 305 H54. A. Blank. H55. तो ये हो गई आप लोगों की 201,000. 201. अटेंडेंस ठीक और आप लोगों का ये मलबे का मालिक के विषय में दोबारा से अपने पढ़ लेना और पढ़ के फिर साथ साथ अपना एक आंसर बना लेना कि मैं एक क्वेश्चन बोल देती हूँ उस क्वेश्चन के आधार पर आप लिखना कि मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना बताइए ये मूल संवेदना अगर आप लिखेंगी तो उसमें लेखक ने समाज की किन विसंगतियों पर प्रकाश डाला है और हमें अपना कैसा समाज बनाना चाहिए ये सब कुछ आ जाएगा तो आप ये प्रश्न नोट कर लो कि मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना बताइए नोट कर रहे हो Yes, ma'am. Meet dash NNN. मैम आपने 74 रोल नंबर नहीं बोला ज्योति गुप्ता Akita Jangra left parent outside the genie of attendance register मेरे 1 पास 2021.xls होगा तो left जरूर bracket बोला होगा compatibility mode 201,000 कई बार सुनते 201,285 नहीं हो 1 H50 201,284 A H49 201,282 1 2 201,278 1 2 201,272 201,275 74 रोल नंबर 84 और है ही नहीं मेरे पास 201,272 A ज्योति H43 तुम पिछले सेमेस्टर मेरे पास पढ़ती थी यस मैम तो कैसे रोल नंबर गायब हो सकता है तुम पढ़ती नहीं रही होंगी तुमने टेस्ट असाइनमेंट दिए थे
यस मैम, सब कुछ किया था। यस मैम। अच्छा, 12th तक हिंदी पढ़ी हुई हो? क्या मैम? कहाँ तक हिंदी पढ़ी हुई तुमने स्कूल में? स्कूल में मैम 12th तक पढ़ी है मैंने हिंदी। और पिछले सेमेस्टर मेरे पास ही पढ़ती थी? यस मैम। मैंने तो वो रोल नंबर वहीं से उठाई है, पिछले रजिस्टर से। तुम्हारा कैसे रह गया फिर? नोट करती हूँ। तुम्हारा लिखा ही है मेरे पास। 201,270. 201,272. 201,275. तो मैम मैं 1. किसके ग्रुप Page में हूँ? अरे 44. मेरे ही ग्रुप में हो तुम। मैं नोट कर 201,305. Blank. Page ऐसे थोड़ी कुछ है 55. नहीं तो अब हो नहीं सकता। Blank. A55. लिखा इसलिए Start of नहीं new है data region. क्योंकि Blank. मुझे यही B55. लग रहा है कि पिछली बार तुम जो है ना नहीं तो रही मैम होगी। कुछ तो ऐसा होगा कि जो लिस्ट से तुम्हारा नाम हटा हुआ है। मैं भी नोट कर लूंगी। और तुम्हारी मैम बहन 031 इज ऑल्सो प्रेजेंट, उसका नेटवर्क इशू हो गया था। किसका? मैम 031 निकिता। हाँ, निकिता को मैंने देखा तो था। तो मैं निकिता का भी लगा देती हूँ। और ज्योति तुम्हारा रोल नंबर नोट कर लूंगी, मैं लगा दूंगी अटेंडेंस, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। और फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी अटेंडेंस जो है ना आ जाएगा उसी लिस्ट में। इसमें लिस्ट में है नहीं, इसीलिए नहीं बोला। तो मेरे को खुद खुद नहीं पता कि ये कैसे तुम्हारा रह गया, क्योंकि जो लिस्ट पिछली है ना वहीं से मैंने ये सारे के सारे रोल नंबर उठाए हैं। और ये भी मुझे ध्यान आ रहा है कि ज्योति नाम की कोई लड़की थी तो सही, पर वो आती नहीं थी। और कभी कभी तो ये था कि तुम्हारा भाई क्लास ले अटेंड करता था तुम्हारी जगह, तुम्हारी आईडी से। मुझे सब याद है। तो ये हो सकता है कि कई बार एक लड़का अटेंड करता था तो मैंने इसलिए हटा दिया हो तुमको। कुछ ना कुछ कारण रहा हो है। तो मैम इसी सेमेस्टर 2 में तो नहीं पढ़ी आपसे हिंदी? सेमेस्टर, हाँ गर्ल्स ये सेमेस्टर 2 मेरे पास इंग्लिश थी। सेमेस्टर 2 में इंग्लिश थी, सेमेस्टर 1 में पढ़ती थी मेरे पास। सेमेस्टर 1 पढ़ी है मैम मैंने। हाँ हाँ, मुझे भी सेमेस्टर 1 में ही तुम्हारा नाम याद आ रहा है। और तुम्हारे भाई का क्लास अटेंड करना भी याद आ रहा है। इसी चक्कर में मैंने शायद, तो मैम नहीं, कभी नहीं की मेरे भाई ने क्लास अटेंड। मुझे यही लगा था एक बार कि तुम्हारी आईडी से तुम्हारे भाई ने अटेंड करी है क्लास। और वो चाहे एईसीसी में करी हो, चाहे एईसीसी भी थी ना शायद तुम्हारे पास तो ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी लिस्ट से तुम्हारा नाम हटा दिया होगा। तो मैं लिख लूंगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से तुम मिल जाएगा। पढ़ाई तो तुमने कर ही ली, अटेंडेंस में दे दूंगी। अभी मैं नोट कर लूंगी। अभी और कोई किसी का और कोई क्वेश्चन है? निकिता का भी कर दूंगी। अभी कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारा ये रजिस्टर वगैरह का काम कर देती हूँ। बाय बाय। अपना आंसर तैयार कर लेना इस क्वेश्चन का। और क्लास कोड से गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। अभी किसी का कोई क्वेरी नहीं है गर्ल्स? लीव कर ले तो फिर लीव करते हैं, ठीक है? ओके बाय। फिर मिलते हैं फ्राइडे। सब लोग टाइम से आ जाना। देखो 2-2 लेक्चर होते हैं, 2-2 प्रोजेक्ट ओके लगानी मैम। होगी। ठीक है, बाय। अंकित नक्की पढ़ के आओ। Alt F4. Microsoft Excel. Want to save your changes to apostrophe attendance regis space. More options button menu. Opt to